हेलो फ्रेंड, मैं हूं शरद वर्मा। करंट अफेयर एमसीक्यू में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कनेक्ट द यूथ फॉर एन ग्राउंड ट्रेनिंग विद इन कॉर्पोरेट्स which ministry has decided to organize the प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला मंथली। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें बताया क्या जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कहाँ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। खासकर आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में। जिन लोगों के पास 5th या 12th क्लास का सर्टिफिकेट है या जिनके पास ITI का डिप्लोमा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि अभी भी बेरोजगार हैं, उनके कौशल विकास के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है। इसमें 500 से ज़्यादा काम को सिखाया जाएगा ताकि उनका कौशल विकास हो सके और उनको रोजगार मिल सके। इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैसे प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा? उसमें उनको इलेक्ट्रीशियंस का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, एटसेट्रा, ये सब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बेरोजगारी पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जानकारी थी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला मंथली के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन व्हिच डिसेबिलिटी इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों पर नई मसौदा नीति किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं ताकि आप सरलता से इसको समझ सके। ये आखिर होता क्या है, ये पॉलिसी जो लाई जा रही है, न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लाया गया था। क्या लाया गया था? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये 2016 में लाया गया था और इसमें कुछ बदलाव किए जाने की बात की जा रही है। वो क्या बदलाव किए जाने की बात की जा रही है? पहले जो कैटेगराइज किए जाते थे डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो दिव्यांग लोग होते थे, पहले 7 प्रकार की उनके लिए कैटेगरी बनाई गई थी, लेकिन अब उसमें चेंज करके उसमें 21 कैटेगरी को जोड़ा गया है। अब 21 कैटेगरी में जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या जोड़ा गया है। जैसे कि हो गया एसिड अटैक, हो गया हीमोफीलिया, हो गया मल्टीपल कोलोरिज्म, हो गया। इन सब को दिव्यांगता की श्रेणी में लाया गया है। और इसके अलावा अब और क्या क्या इसमें जोड़ा गया है? इसमें वही रिजर्वेशन करा सकते हैं, उन्हें ही रिजर्वेशन मिलेगा जिनकी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगी। कितनी होगी? 40%। इससे कम वालों को इसमें नहीं रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें 21 कैटेगरी हैं, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और इसमें 4% रिजर्वेशन की भी बात की गई है। इससे पहले कितनी होती थी रिजर्वेशन? इससे पहले होती थी 3% रिजर्वेशन ही होती थी। और इसके लिए जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको UDID पोर्टल पर, किस पोर्टल पर? UDID पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो डिसेबल है वो UDID पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है या नहीं कराया है तो उसको दिव्यांग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे वे कई योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। ये जो 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? खासकर जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि 6 से 18
तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिनके पास 40% की डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन होगा। तो ये जानकारी थी न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी इज असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 स्कोर्ड द हाईएस्ट रैंक अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। तो क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश का मूल्यांकन किया गया है? तो इसमें राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 है, इसे शॉर्ट फॉर्म में NESDA रैंकिंग भी कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट रैंक है किसे दिया गया है? केरला को। बड़े राज्यों में जो फर्स्ट रैंक है वो केरला को दिया गया है और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर को दिया गया है। वहीं छोटे राज्यों में उड़ीसा को दिया गया है फर्स्ट स्थान। तो ये ई गवर्नेंस के जरिए जो है लोक प्रशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी खासकर डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सभी डाटा को डिजिटलाइज किया जा सके और इसमें चेक किया जाएगा कि हर स्टेट का कैसा प्रोग्रेस है, उसको ध्यान में रखते हुए जो ये रैंकिंग तैयार की गई है। और चूँकि ई गवर्नेंस की बात हो रही है तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किस मंत्रालय ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है ई गवर्नेंस में। तो इसका राइट आंसर है होम मिनिस्ट्री। किसने? गृह मंत्रालय ने। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी करता है DARDG, यानी कि लोक शिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। पहली बार जो ये आया था, इसे रैंक को निकाला गया था, ये 2019 में ये जारी किया गया था। इस समय ये जो आया है रिपोर्ट, ये सेकंड रिपोर्ट है। तो ये जानकारी थी ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 विच इज इन न्यूज रिसेंटली। तो ट्रैफिकिंग का मुद्दा तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी हर जगह न्यूज़पेपर में हर जगह आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि किडनैपिंग हो गया, किसी को ज़बरन उठाने की बात हो गई, किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराने के लिए किया जाता है, ये सब इसमें आता है। तो आखिर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि इसे कौन सा मंत्रालय इसे जारी करता है, किसने ये जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस मंत्रालय ने इस बिल को जारी किया है। तो इस बिल के बारे में कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। उससे पहले आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी, तो उसमें आर्टिकल 23(1) के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें मानव तस्करी पर रोक लगाने के बारे में ही बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 23(1) में, जो कि PCS के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। और अगर कोई भी इस बिल का या इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके लिए क्या पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया है? मिनिमम पनिशमेंट उनके लिए जो बनाया गया है वो है 7 साल की सज़ा, और जो मैक्सिमम है वो है 10 साल की सज़ा। और जुर्माना कितना उनको देना पड़ेगा?
उनको जुर्माना देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का। तो ये जानकारी थी प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग इन पर्सन बिल 2021 के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेनरी फैशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विल टेक प्लेस इन व्हिच सिटी वेयर पाकिस्तान होप फॉर रिलीज ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। FATF के बारे में तो आपको मालूम होगा, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पहले तो आप ये बताइए। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। ओके, और इसके चेयरमैन कौन हैं? टी राजा कुमार। और ये इसका जो पूर्ण सत्र है ये कहाँ पर, क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सत्र है ये किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा या किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर है बर्लिन। ओके, इसका राइट आंसर है बर्लिन। तो इसके लिए बस इतनी ही जानकारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 21st ईयर सिंस BrahMos has been upgraded several times. This missile can be fired from which of the following? BrahMos मिसाइल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। भारत और रशिया के सहयोग से बनाया गया एक क्रूज़ मिसाइल जो कि बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो कितनी है? 290 किलोमीटर है। और जो इसकी स्पीड होती है 2.8 मैक का होता है। ओके, और इसका जो वेट है 2.5 टन का होता है। तो पूछा जा रहा है कि इसे कहाँ से इसको फायर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी जगहों से। कहाँ कहाँ से? लैंड से भी, एयर से भी और सी से भी। इसे तीनों जगह से फायर किया जा सकता है। भारत में DRDO के सहयोग से और रूस के NPOM के सहयोग से, जो कि APJ अब्दुल कलाम के सहयोग से इसे तैयार किया गया था, इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। तो ये जानकारी थी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश हैज इम्प्लीमेंटेड द डिजिटल विधानसभा सिस्टम व्हिच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द ई-विधान सिस्टम। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल विधानसभा प्रणाली लागू कर दी है। ई विधान प्रणाली के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है संसदीय कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। ओके, ई विधान प्रणाली, इसमें जो फर्स्ट स्टेट है ई विधान प्रणाली को अपनाने वाला पहला स्टेट कौन है? तो इसका पहला स्टेट था, फर्स्ट स्टेट था हिमाचल प्रदेश। इसे ज़रूर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। और चूँकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, जैसे कि वैक्यूम सीवर सिस्टम। ये कहाँ पर शुरू किया गया था? ये आगरा में। इसको अपनाने वाला जो पहला ज़िला है वो आगरा है। ओके, वैक्यूम सीवर सिस्टम को ये नीदरलैंड कंपनी के द्वारा इसका रख रखाव किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है ई पेंशन पोर्टल। ई पेंशन पोर्टल, उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य बन चुका है। इसमें क्या है? ई पेंशन पोर्टल पर 6 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले पेंशन के पेपर मिल जाएंगे ई पेंशन पोर्टल के जरिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है काला नमक चावल। इसे GI टैग दिया गया है काला नमक चावल को। ये कहाँ का फेमस है? ये सिद्धार्थनगर ज़िले में उगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है इसको बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए इसको लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। इसे काला नमक चावल, जिसे वहाँ के लोग भगवान बुद्ध का उपहार भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बखीरा एंड हैदरपुर। ये दो जगह क्यों फेमस है?
उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में घोषित किए गए हैं। टोटल भारत में कितने हैं इस समय आर्द्रभूमि क्षेत्र? तो टोटल कितने हैं? 49। कितने हैं? 49 है। वेटलैंड जो क्षेत्र है, एरिया है, वो 49 है। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? ये 10 हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये स्टेट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है किस जनपद में? तो ये है संत कबीर नगर में। जो बखीरा है ये संत कबीर नगर में है। तो ये जानकारी थी उत्तर प्रदेश के बारे में और ई विधान सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर स्कीम? फ्रूट सॉफ्टवेयर ये किसानों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसमें किसानों को जागरूक किया जाएगा, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। ये उससे संबंधित है। चूँकि कर्नाटक की बात हो रही है तो इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, जो कि सुर्खियों में काफ़ी रहा है? ये बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये जानकारी थी फ्रूट सॉफ्टवेयर और कर्नाटक के स्टेट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट वन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 टाइटल विद 52 गोल्ड मेडल? तो किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। ये आयोजित कहाँ किया गया था? ये आयोजित किया गया था पंचकुला में। हरियाणा के एक जगह है पंचकुला, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 52 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा जो है पहले नंबर पर था। ओके, और भी इसमें कई स्टेट हैं, जैसे फर्स्ट पे है हरियाणा हुआ, दूसरे पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे पे कर्नाटक हो गया, चौथे पर मणिपुर हो गया, पाँचवें पर केरला हो गया। तो इतनी जानकारी ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आप इतना याद रखिएगा कि हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये चौथी बार हुआ था, ये खेल का आयोजन चौथी बार इसको आयोजित किया गया था। इसमें 17 साल के कम उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, 17 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसी के नाम से एक मिलता जुलता एक खेल आपने ज़रूर सुना होगा। वो क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जैन यूनिवर्सिटी में। और जैन यूनिवर्सिटी ने ही इसमें फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया था। तो ये जानकारी थी खेल जगत के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लैबोरेटरी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी बाय कार्किनॉस हेल्थ केयर? तो क्या क्वेश्चन है कि कार्किनॉस हेल्थ केयर द्वारा किस शहर में व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का ही नाम है। तो ये कहाँ पर इसका प्रयोगशाला का आयोजन किया गया है? ये आयोजित किया गया है कोच्चि शहर में। कहाँ पर? कोच्चि शहर में। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर एमसी को समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।